आज के वीडियो में 10 क्लास से रिलेटिव हिस्टोरी, ठीक है, सब्जेक्ट हिस्टोरी है और इसका पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसी से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका 2 पार्ट बनेगा, एक पहला पार्ट और एक दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में आज चलते देखते हैं उसमें क्या क्या है, और फिर दूसरा पार्ट उसका जल्दी उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। पहला पॉइंट में ये आ रहा है, मैं आज 10वां क्लास का चालू करने वाला हूँ। तो चलिए, आज इसमें ये है, ठीक है, हिस्टोरी उठा चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। तो चलिए, इसमें ये बताना है कि 18वीं सदी में कई देश, पहले मेन पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्ज़रलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र था, ठीक है, जिनका अपना एक स्वतंत्र क्या था, तो शासक था। और ये अपने छोटे छोटे राज्यों में अपना अपना में ये क्या करते थे, शासन किया करते थे। अब वाला टाइम नहीं था, पहले बिल्कुल अलग था। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रहा है कि 1804 की नेपोलियन संहिता, इसे 1804 की नेपोलियन संहिता के बारे में बताना है। 1804 की नेपोलियन संहिता के बारे में, तो इसे 1804 में लागू किया गया, नेपोलियन संहिता को। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी क्या किया, तो सुरक्षित किया, ठीक है। क्या किया, सुरक्षित किया। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यही है नेपोलियन संहिता। यानी नेपोलियन संहिता अगर पूछे तो क्या है, तो इसे 1804 में पहले लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया, ठीक है। जो जन्म के साथ में जो अधिकार मिलता था, वो उन्हें क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जैसे कोई राजा का बेटा है तो राजा ही बनेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे अधिकार समाप्त कर दिया गया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। नेक्स्ट पेज में है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताना है, कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो इसमें यह है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दी, ठीक है। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। तो निरंकुश क्या होता है, मैं आगे वाले पेज में बता दूंगा कि निरंकुश का सामान्य अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में क्या है, इसमें काफ़ी लिखावट है। इसमें नेक्स्ट पेज में क्या है, क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनैतिक प्रयोग था। वहाँ वोट देने वाले, ठीक है, यहाँ वोट देने वाले चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। यानी क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहाँ वोट देने वाले और चुने जाने का अधिकार केवल उनको मिलता था, ठीक है, जो पुरुषों, पहले तो पुरुषों का था, वोट देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का था, और वो भी जिनके पास संपत्ति थी। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों में से वंचित रखा जाता था। यानी राजनीतिक में वही भाग ले सकता था, ठीक है, राजनीतिक में वही भाग ले सकता था जिस पुरुष के पास में अगर संपत्ति हो तो वो भाग ले सकता है, और महिला तो वो भाग नहीं ले सकती है, ठीक है। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन जैकोबिन शासक जो हुआ तो इसके समय में पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसमें महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए, ठीक है, आवश्यक दर्जा देते हुए और उन्हें पिताओं और पतियों के साथ के अधीन कर दिया गया। उनको क्या कर दिया गया, पिताओं और पत्नियों के साथ अधीन कर दिया गया, ठीक है। तो अगला पेज में है वियना कांग्रेस क्या है, ठीक है। वियना कांग्रेस क्या है, इसके बारे में बताना है। तो 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उसके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में, ठीक है, इकट्ठा हुआ, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने
क्या किया था, ठीक है, ड्यूक मेटरनिख ने किया था। फिर से वियना कांग्रेस क्या है, तो 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने, ठीक है, या यूरोपीय शक्तियों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ठीक है, यहाँ तक। इसके अगला में है वर्साय में हुए एक, ठीक है, वर्साय में 1 मिनट, वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का क्या किया कर दिया गया, तो सम्राट घोषित कर दिया गया। कब, तो 1871 में जर्मनी को, विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। ये हुआ वर्साय की संधि, यानी वर्साय में हुए एक समारोह में। ठीक है, अगला ये है कि सन 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली और की औरतों ने सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शनों में भाग लिया। इतना ही नहीं, इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनाव में मतदान देने का अधिकार नहीं था। औरतों को किसी भी तरीक़ा से मतदान देने का अधिकार उनको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वो कोशिश लगातार कर रहे थे। अगला में है कि कुलीन वर्ग क्या है। ठीक है, कुलीन वर्ग क्या है, ये ज़मीन के मालिक तथा यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। ठीक है, ये क्या होता था, तो ये ज़मीन के मालिक तथा यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। कौन था, तो ये ज़मीन के मालिक तथा यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। तो वो क्या कहलाते थे, तो कुलीन वर्ग के लोग, यानी कुलीन वर्ग किसे कहेंगे, तो जो ज़मीन का मालिक होता था और यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग। निरंकुशवाद का अर्थ क्या है, तो इसके हम पहले बता दिए थे कि निरंकुशवाद का अर्थ क्या है, तो हम आगे वाले पेज में बताएंगे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर, ठीक है, जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना होता है, तो उसे निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो निरंकुशवाद कहा जाता है। ठीक है, सामान्य अर्थ समझ में आ गया होगा। निरंकुशवाद का मतलब अपना जो मनमानी करे, वो बुरा हो या अच्छा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसे बोला जाता है निरंकुशवाद। अगला है रूढ़िवाद, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रूढ़िवाद। ठीक है, जो रिवाज चलता आ रहा है उसी पर वो बल देता है, तो वो उसे बोला जाता है रूढ़िवाद। मैं इस वीडियो में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है तो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चलिए एक आध दो पेज और देख लेते हैं। इसमें यह है जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह क्या है, यानी जनमत संग्रह यानी जनता के द्वारा जो मत दिया जा रहा है, ठीक है, वो कैसा है। ठीक है, वो भी एक तरीके से गुट में बना कर देंगे। तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ही प्रत्यक्ष का मतलब सामान्यतः वही होता है जो सामना सामने पूछा जाए, और अप्रत्यक्ष मतलब कि जिससे पूछा जा रहा है वो नहीं बताने वाला कि वो किसको चाहता है, किसको नहीं चाहता है, किसको बनाना चाहता है, किसको नहीं बनाना चाहता है। वो वोटिंग के माध्यम से होता है अप्रत्यक्ष वाला में। तो समझ में आ गया, अप्रत्यक्ष मतलब सामना सामने रह कर वोटिंग का चुनाव या मतदान, और अप्रत्यक्ष मतलब कि सामने, उसमें भी सामने होता है बट वोट किसको पड़ा, कौन किसको वोट दिया, इसमें उसमें ये पता नहीं चलता। चलिए नेक्स्ट पेज में है जनमत संग्रह, वही बार फिर से रिपीट हुआ ये। रूढ़िवाद, ये भी वही रिपीट हो चुका है पहले से।
हाँ ये ठीक है। यूटोपिया एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका सरकार होना लगभग असंभव होता है। ठीक है, उसका सरकार होना क्या होता है, असंभव। तो इसे क्या बोल जाता है, आई मीन कल्पना कर सकते हैं बस। एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है, आई मीन आदर्श बनाना चाहते हैं, तो ऐसा आदर्श बनाने के लिए काफ़ी उसमें मेहनत चाहिए कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, और ऐसा बन पाना क्या है, तो असंभव है। तो इसे क्या बोला जाएगा, यूटोपिया। अगला में है रूमानीवाद। एक ऐसा संस्कृति जो आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करता या करना चाहता था, उसे क्या बोला जाता है, रूमानीवाद। रूमानीवाद यानी एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, रूमानीवाद। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, 10 मिनट से पार हो गया। तो अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में ये जो लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, 10 क्लास का 10 क्लास से रिलेटिव है ये लेसन, और पहला चैप्टर है, ठीक है, इतिहास में। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, और दूसरा पार्ट में एक लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी दो वीडियो में एक लेसन कंप्लीट कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ओपन कीजिए। थैंक यू।